नमस्कार साथियों, नवरात्रा की आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामना। आज हम स्वर संधि को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए लेकर आए हैं एंगी पररूपम। ये सूत्र है और संधि का नाम है पररूप संधि। संधि है पररूप संधि। पररूप संधि का जो मकसद है और पररूप संधि का मकसद है कि पहले वर्ण को दूसरे वर्ण में मिलाना। पररूप दोनों वर्णों को एक साथ मिलाने को ही हम पररूप कहते हैं। इसके दो सूत्र हैं। पहला सूत्र है एंगी पररूपम। पहला सूत्र है एंगी पररूपम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यदि अकारांत उपसर्ग के बाद, किसके बाद? अकारांत उपसर्ग। और अकारांत उपसर्ग का मतलब है कि जिसके अंत में ए वर्ण दिया हो, ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में ए वर्ण दिया हो। और ऐसे जो उपसर्ग हैं वो उपसर्ग हैं प्र या उप। यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाला, ए या ओ, ए या ओ से प्रारंभ होने वाला कोई भी पद दिया हो। पद दो प्रकार के होते हैं, इन्हें आप जानते हो, शवंत पद और क्रियापद, जिसे धातु रूप कहते हैं, शवंत पद जिसे शब्द रूप कहते हैं। यदि अकारांत उपसर्ग के बाद आप ये ध्यान रखें प्र या उप, अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाला कोई भी पद दिया हो तो ये सूत्र ये कहता है कि दोनों वर्णों को बिना किसी परिवर्तन के आप एक साथ मिला दें। और यही पररूप संधि का नियम है। जैसे उदाहरण देखिए, प्र प्लस एज। पहले पद का अंतिम वर्ण यानी प्लस से पहले वाला भाग है प्र, और प्र एक उपसर्ग है। ऐसा उपसर्ग है जिसके अंत में ए वर्ण दिया है। इसके बाद दूसरे पद का पहला वर्ण, दूसरे पद का पहला वर्ण ए वर्ण है। ये क्रियापद है। ऐसा पद जिसका प्रारंभ ए या ओ वर्ण से होता है उसे हम एकारांत या ओकारांत, यानी ए या ओ से प्रारंभ होने वाला। रांत का मतलब होता है जिसके अंत में ए हो। यहाँ इन दोनों को इस सूत्र से, सूत्र है एंगी पररूपम, इस सूत्र से बिना किसी परिवर्तन के आप एक साथ मिला दें और यही पररूप संधि। इसी प्रकार से महर्षि पाणिनि का दूसरा उदाहरण है, और दूसरा उदाहरण है उप प्लस औसति। पहले पद का अंतिम वर्ण अकारांत उपसर्ग है और अकारांत उपसर्ग है उप। दूसरा पद जो है
उसका प्रारंभिक जो वर्ण है, जो पहला वर्ण है, वो ऊ से प्रारंभ है, इसलिए ये ऐसा पद है जिसका पहला वर्ण ओ वर्ण है। तो यहाँ भी ये पररूप संधि अपना काम करती है और दोनों पदों को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो ये रूप बन जाता है उपौषधि। एंगी पररूपम, इसका ये पहला नियम है। यदि अकारांत उपसर्ग, और अकारांत उपसर्ग आपको दो याद रखने हैं, प्र या उप। प्र या उप के बाद ई या उ से प्रारंभ होने वाला यदि कोई क्रियापद मिलता है या स्वंत पद मिलता है, यानी पद मिलना चाहिए, तो दोनों पदों को यानी दोनों वर्णों को आप बिना किसी परिवर्तन के एक साथ मिला दें। ये पररूप संधि का पहला नियम है, यानी ये पहला सूत्र। और एक सूत्र है सकंध्वा दिशो पररूप वाच्यम। सकंध्वा दिशो पररूप वाच्यम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यदि शकगण की धातु के बाद, यदि शकगण की धातु दी हुई हो, कौन सा गण? शकगण। यदि शकगण की धातु दी हुई हो तो वहाँ पररूप संधि होती है, कोई भी संधि अपना काम नहीं करती। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि धातु शकगण की है या नहीं है। जैसे धातु है शक, धातु है कर्क, धातु है मनस और धातु है पतक, धातु है कुल। ये सभी जो धातु हैं ये शकगण की धातु है। एक धातु है सीमन, ये भी शकगण की धातु है। यदि शकगण की धातु दी हुई हो, उसके बाद किसी भी संधि का यदि कोई नियम लगता है तो वो नियम यहाँ काम नहीं करता है। यहाँ केवल नियम काम करता है एंगी पररूपम, यानी वहाँ पररूप हो जाता है, अदरवाइज किसी भी संधि का हम प्रयोग नहीं करते। जैसे ये है शको प्लस अंधो, यहाँ प्लस से पहले ए वर्ण है, प्लस के बाद भी ए वर्ण है, यानी दोनों पक्षों में पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण, दोनों ही वर्ण समान वर्ण है। इसलिए नियम के अनुसार यहाँ दीर्घ संधि काम करती है। अकहे सवर्ण है दीर्घ, यदि दोनों तरफ समान वर्ण हो तो वहाँ दीर्घ संधि काम करती है। लेकिन ये शक जो धातु है ये शक गण की धातु है, इसलिए यहाँ दीर्घ संधि काम नहीं करती है, यहाँ पररूप संधि काम करती है। और पररूप का मतलब है कि दोनों पदों को आप बिना किसी परिवर्तन के एक साथ मिला, ये सकंध। अगला उदाहरण है कर्क प्लस अंध। इसी प्रकार से यहाँ भी दीर्घ संधि नहीं होगी, इसका बन जाएगा करकंध। मनस, ये अगला उदाहरण है मनस धन ईसा। नियम के अनुसार यदि दूसरे पद का पहला वर्ण कोई भी एक वर्ण दिया हो तो वहाँ आद गुणे सूत्र से
एक वर्ण को गुण वर्ण में बदल देते। लेकिन ये मनस जो धातु है ये शक गण की धातु है, इसलिए यहाँ आद गुण सूत्र काम नहीं करता है। यहाँ सूत्र काम करता है सकंध्वादिशो पर रूप वाच्य। इसी प्रकार से इसका भी गुण संधि नहीं होती है, पररूप संधि होती है। ये उदाहरण जो है गुण संधि का वादक सूत्र है, यानी ये गुण संधि का भी वादक सूत्र है, दीर्घ संधि का भी वादक सूत्र है। अगला आप देखते चले। पतत पिलास अंजलि, यहां भी दीर्घ संधि नहीं होगी। नियम के अनुसार यहाँ दीर्घ संधि होनी चाहिए थी, लेकिन ये पतत जो है ये शक गण की धातु है, इसलिए यहाँ भी दीर्घ संधि काम नहीं करती है, पररूप संधि काम करती है और इसका बनेगा पतंजल। कुल, धान, आटा और अगला है सीमन, पिलास, अंत। इसका सीमन धन अंत दीर्घ संधि अक है, सवर्ण है, दीर्घ है। दोनों पक्षों में यदि समान वर्ण हो तो दीर्घ संधि होती है, लेकिन ये धातु भी शक गण की धातु है, इसलिए यहाँ दीर्घ संधि अपना काम करना बंद कर देती है और पररूप संधि अपना काम प्रारंभ कर देती है, क्योंकि ये सभी जो धातु हैं ये शक गण की धातु है, इसलिए यहाँ कोई भी संधि अपना काम नहीं करती है, केवल संधि काम करती है, तो वो करती है पररूप संधि। इस प्रकार से ये पररूप संधि के दोनों ही नियम, एंगी पररूपम, अकारांत उपसर्ग के बाद एंग वर्ण से प्रारंभ होने वाला, और एंग वर्ण में आते हैं ए या ओ, कोई भी पद दिया हो तो वहाँ पररूप संधि होती है। शक गण की यदि धातु दी हुई हो, ये शक गण की धातु है, निश्चित धातु है, इनके बाद यदि कोई भी अचवर्ण आता है, कोई भी संधि यदि काम करती है, तो ये सूत्र उस संधि को अपना काम करने से बंद कर देता है और अपना कार्य करता है। और अपना कार्य ये होता है कि बिना किसी परिवर्तन के दोनों वर्णों को एक साथ मिला दिया जाता है। यही पररूप संधि का नियम है। इसलिए बच्चों, आप इस पररूप संधि को विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके दो सूत्र हैं। मूल जो सूत्र है वो है एंगी पररूपम, और जो वार्तिक जो सूत्र है और वो वार्तिक सूत्र है सकंध्वादिशु पररूप वाच्यम। आप इस संधि को गहराई से पढ़ें, इसे नोट करें और आगे भी इसका ध्यान रखें। आगे भी यदि कोई समस्या यदि आपके लिए आती है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।